21 अगस्त 2025 को सैनिक कॉलोनी में जो मामला पेश आया, उस मामले की कड़ियां सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। क्राइम ब्रांच ने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की है, सिट पड़ताल में जुट चुकी है। सिट को एक डीवाईएसपी हेड कर रहे हैं और उसके अलावा उसमें इंस्पेक्टर्स हैं, और सिट सीधे सीधे क्राइम ब्रांच के एसएसपी के दिशा निर्देश के अनुसार और उनकी निगरानी में सारा कामकाज कर रही है। स्ट्रेट लाइन ने भी मेहनत करके पुलिस में सूत्रों से, अस्पताल में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनसे, और उसके बाद सैनिक कॉलोनी में जहां पर ये घर था 157A 157A, उस घर की भी जानकारी जुटाई। और कल भी मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो में जितनी जानकारी हमारे पास अलग अलग माध्यमों से पहुंची आप तक पहुंचाई। अब नया क्या है इस सैनिक कॉलोनी के मामले में? पहली बात तो यह कि आप जानते हैं कि इस मामले में महजबीन अकील शेख, जिसको पुलिस पोस्ट मेडिकल कॉलेज की जो है वहां पर जिसका नाम महक लिखा गया है, उसकी बहन फातिमा अकील और एक और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की जसप्रीत कौर। महजबीन की उम्र लगभग 26-27 साल के करीब करीब बताई जा रही है। उनकी बहन फातिमा अकील की उम्र 21 साल, और उनके साथ एक और महिला वहां पर होती थी जसप्रीत कौर, जिनकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। अब घटनाक्रम क्या हुआ है, जो कुछ कुछ हम डिटेल्स कल हमारे पास कुछ आई थी, और कल हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा था। और कल जैसे हमने जेके मेडिसिटी, जिस अस्पताल में सबसे पहले ये तीनों जख्मी पहुंचाया गया जब इन्हें, तो कल हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये खड़ा किया था कि आखिरकार अस्पताल में पहुंचने के बाद अगर पुलिस मौके पर पहुंची तो इंक्वेस्ट करने की बजाय, पड़ताल करने की बजाय इस मामले में ढिलाई क्यों बरती गई। आज हमने दोबारा से पूरी पड़ताल करने की कोशिश की, जानकारी जुटाने की कोशिश की, और क्या जानकारी जुटी है आपके साथ वो सारी जानकारी साझा करेंगे। 21 अगस्त 2025 का दिन, हमारी जानकारी के अनुसार इस दिन सैनिक कॉलोनी के उसी घर में कैपरी पहना हुआ एक नौजवान दीवार फांद के अंदर जाता है, जो वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया। बहुत देर तक अंदर रहता है, उसके बाद बाहर चला जाता है। और मैंने आपको यह भी कल बताया था कि दाएं तरफ रहने वाले और बाएं तरफ रहने वाले जो फौज से रिटायर्ड ऑफिसरान हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हमने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, और उसके अलावा भी अगर आप उस लोकेलिटी में दाएं बाएं जाते हैं तो कोई इस बात की को कंफर्म नहीं करता कि गोलियां चली। लेकिन सामने एक घर है, एक स्वर्गीय ब्रिगेडियर साहब वहां पर रहते हैं, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि हमने टक टक की आवाज सुनी थी। वह टक टक की आवाज गोलियां चलने की आवाज थी या पास से कोई बाइक गुजरी थी उसकी आवाज थी, ये पड़ताल का विषय है, और ये क्राइम ब्रांच इस मामले में पड़ताल कर रही है। 21 तारीख को क्या कुछ घटा उस घर के अंदर, और उसके घटने के बाद जो कार्रवाई पर्याप्त पुलिस को करनी चाहिए थी, उस कार्रवाई को लेकर अलग अलग लोगों का क्या कहना, इसकी पड़ताल भी हम लोगों ने करी। 21 तारीख को जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महिलाएं उस घर के अंदर हैं, 2 बहनें और एक लुधियाना से ताल्लुक रखने वाली लड़की जसप्रीत कौर, और 2 व्यक्ति उस घर के अंदर हैं। जो जानकारी जुटी है, सूत्र बताते हैं एक नवीन बख्शी हैं और उसके साथ में सुरेंद्र पाल है। नवीन बख्शी और सुरेंद्र पाल को लेकर यह भी जानकारी मिली है कि ये मैक्स अस्पताल जो भटिंडी में है वहां पर काम करते थे। हालांकि ये जानकार सूत्र बता रहे हैं, ये किस हद तक सत्य है, ये किस हद तक सत्य पर आधारित है, ये तो क्राइम ब्रांच की टीम जो पड़ताल करेगी तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम पड़ेगा। ये वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन इनके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर ये
वो काम नहीं, वो वहां पर ये खुद को जो ये फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं वो काम वहां नहीं कर रहे थे, और सुरेंद्र वहां पर एनओ के तौर पर काम कर रहा, करता था। ये वही सुरेंद्र है जो इस घर में एक कुक, एक रसोइया का काम कर रहा था। अब ये 5 लोग घर के अंदर हैं। अब उसके बाद का घटनाक्रम क्या है? उसके बाद का घटनाक्रम ये है कि अंदर कोई इंसिडेंट होता है। उसके बाद नवीन और सुरेंद्रपाल इन 3 लड़कियों को गाड़ी में डालकर जेके मेडिसिटी अस्पताल पहुंचते हैं, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम आज पूरा दिन जुटा पाए हैं, वहां पर इन तीनों के पहुंचने के बाद इन्हें फर्स्ट एड दे दिया जाता है, और जो कुछ वहां मौजूद पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को समझ में आया, वो सब कुछ वो लोग करते हैं। और उसके बाद इस हॉस्पिटल के जिम्मेदारों के मुताबिक लामा लेकर यहां से सुरेंद्रपाल और नवीन इन तीनों महिलाओं को लेकर एस्कॉम्स जाते हैं। लेकिन एस्कॉम्स में अंदर नहीं जाते, वहां पर उनके एडमिशन नहीं कराते, बल्कि सीधा वहां से दौड़ते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचते हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इन तीनों को एडमिट कराया जाता। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट और जानकारी है जो हम जुटा पाए हैं। जानकारी ये जुटी है, जिन डॉक्टर्स ने और जिन सर्जनों ने इन जख्मियों को देखा है, उनके मुताबिक हमने उनसे एक बार नहीं बड़ी बार पूछा और कोशिश की कि कोई जानकारी जुटे, तो उन्होंने उनसे हमने बार बार ये पूछा कि क्या इन तीनों महिलाओं को गोलियां लगी थी? क्या इन तीनों महिलाओं को गोलियां लगी थी? और आपने जब इन्हें ऑपरेट किया तो क्या आपने बुलेट्स रिमूव किए? अगर नहीं भी बुलेट्स रिमूव किए तो क्या इनकी बॉडी में बुलेट्स हैं? तो जानकारी ये जुटी है कि इनका सिटी स्कैन भी हुआ था। सिटी स्कैन में तो साफ तौर पर नजर आ जाता है कि भाई अंदर कोई ऐसी चीज है जो बुलेट जैसी दिखती है। तो सिटी स्कैन में भी जो ये गोली इनको लगी है, इसकी कोई गोली लगने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ऐसी जानकारी जो है वो हमें उन डॉक्टर्स ने दी जो डॉक्टर्स इस सारी प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे। उन्होंने यह भी बताया कि जिस महिला की मौत हुई है, यानी जिसका नाम महक बताया गया वहां पर कि ये महक हैं, और जिनका असल में नाम महजबीन अकील शेख है, उनको लेकर यह बताया गया कि उन्हें काफी जख्म लगे थे, लगभग 10 से 12 के करीब करीब जख्म थे, मगर ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला किया गया है और इन्हें बुरे तरीके से जख्मी किया गया है। मगर जब मैंने पूछा क्या वो धारदार हथियार पिस्तौल हो सकती है, क्या इनको गोलियां लगी हैं, तो उन्होंने कहा अगर गोली लगी होती तो कम से कम हमें गोली कोई एक आधी तो मिल जाती। और यह भी उन्होंने बताया कि जब वो जेके मेडिसिटी से जीएमसी पहुंचे हैं तो कुछ जख्म जो इनको लगे थे उनकी स्टिचिंग हो चुकी थी, यानी जख्म जो इनको लगे थे उन्हें स्टिच लगाए गए थे जेके मेडिसिटी में। अब क्या गोली लगी थी या नहीं, बार बार ये सवाल पूछने पर जवाब यही कि नहीं, धारदार हथियार से, चाकू से या किसी और हथियार से इन पर हमला किया गया, जिससे इनको जबरदस्त तरीके से, जिसमें से महजबीन को जबरदस्त तरीके से जख्मी किया गया, और उनके साथ फातिमा भी जख्मी हुई और जसप्रीत को हल्के फुल्के जख्म लगे हुए थे। अब देखिए बड़ी साफ बात है, जब मैंने फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड जो हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से, फॉरेंसिक साइंसेस से, उनसे मैंने ये पूछा क्या ये मुमकिन है कि गोली लगे और गोली लगने के बाद जब आप फर्स्ट एड लेने के लिए चले गए वहां पर आपकी गोलियां रिमूव की जा सके? तो उन्होंने जवाब दिया ये संभव नहीं है। अगर गोली लगी होगी और वो बॉडी को पेनिट्रेट कर गई होगी या बॉडी के अंदर होगी तो उसके लिए बाजाब्ता पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, मुकम्मल तौर पर उसे बेहोश करना पड़ेगा, पूरी सर्जरी होगी, उसके बाद जाकर वो जो है वो गोलियां रिमूव की जा सकती हैं। अब 2 से 3 घंटे का वक्त, जो जानकारी हमें जुटी है, ये कितना सही है कितना गलत है ये भी क्राइम ब्रांच की पड़ताल में सही निकल कर आएगा। लेकिन हमको जो जानकारी मिली है, क्योंकि आज के जमाने में आप कोई बात छुपा नहीं सकते। जहां तक जेके मेडिसिटी का ताल्लुक है, उनके पास सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी कैमराज को जब खंगाला जाएगा तो सब कुछ उनसे सच सारा लोगों के सामने आ जाएगा। हमने भी जब जेके मेडिसिटी में जाकर उनसे पूछने की कोशिश की और समझने की कोशिश की उनसे कि आप ये बताइए कि एमएलसी आपने बनाया,
तो क्या डिटेल्स हैं उसकी उन्होंने शेयर नहीं की। हमने पूछा कि आपके पास कोई एविडेंस है जिससे आप ये साबित कर सकें कि जिस समय ये 3 लोग आपके अस्पताल में आए आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर आई और पुलिस ने मौके पर आने के बाद इन तीनों को यहां से मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया, क्या इसका कोई वीडियो एविडेंस है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी लीगल टीम ने हमको ये कहा है कि जो भी कुछ हमारे पास सबूत हैं वो हम लीगल टीम के जरिए और जब हमसे कोर्ट मांगेगी तभी देंगे, उसके अलावा हम ये सबूत किसी को देने वाले नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है ये उनका कहना है, लेकिन घटनाक्रम साफ तौर पर यह बताता कि सबसे पहले ये तीनों लोग वहीं पर गए थे। कल जो जानकारी मिली थी उसमें यह कहा गया था कि जी पुलिसकर्मी इनको यहां से लेकर गए, लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब ये जेके मेडिसिटी पहुंचे वहां इन्होंने ये कहा कि हमारा एक्सीडेंट सिद्रा में हुआ है और एक एमएलसी वहां पर बनी और दूसरी एमएलसी जो मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड्स में है, जो एमएलसी इंचार्ज पुलिस पोस्ट मेडिकल कॉलेज ने बनाई 5350, उस एमएलसी में यह लिखा गया है, उनसे जब पूछा गया वहां पर क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी ब्राह्मणा के पास जमींदारा ढाबे के पास थे, रिंग रोड के ऊपर, वहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने हमें हिट किया और हम सरियों पर जाकर गिरे और ये सरिये के कारण जो है तेजधार सरिया वहां मौजूद था, उसके कारण हमें ये जख्म लगे हैं जो मेडिकल कॉलेज में बोला गया। और एग्जैक्टली यही डिटेल जो है वो आपको उस एमएलसी में मिलती है जो एमएलसी इंचार्ज पुलिस पोस्ट मेडिकल कॉलेज ने बनाई। उस एमएलसी के मुताबिक जब यह बताया गया कि हमें ये जख्म जमींदारा ढाबे के पास बड़ी ब्राह्मणा में लगे हैं, तो फौरन जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट थे उन्होंने इन्फॉर्म किया पीसीआर को और पीसीआर ने इंफॉर्मेशन दी बड़ी ब्राह्मणा में। क्या हुआ जाहिर सी बात है वो भी, उस पर भी अभी तक पर्दा है, वो आगे चलकर जो उसकी डिटेल भी मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, क्या जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां तक छन्नी हिम्मत थाने का ताल्लुक है, छन्नी हिम्मत थाने को अगर इन्फॉर्म किया गया और वहां से अगर कोई व्यक्ति यहां पहुंचा और उसे ये कहा गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हर जगह जेके मेडिसिटी में भी हमको यही पता चला कि वहां भी जब ये तीनों महिलाएं गई हैं और इनसे पूछा गया बार बार कि क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हुआ। कहां हुआ? सिद्रा में हुआ। बार बार पूछने पर उन्होंने कहा एक्सीडेंट हुआ। अब ये सिद्रा में हुआ, बड़ी ब्राह्मणा में हुआ, लेकिन एक्सीडेंट के सिवा उन्होंने कोई बात नहीं कही। फिर ये भी सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें ये कहा कि जो जख्म आपको लगे हैं ये एक्सीडेंट वाले नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ और हुआ। तो इन्होंने कहा नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जेके मेडिसिटी वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, मौके पर पुलिस आई है, एमएलसी केस बना है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने वहां इंक्वेस्ट क्यों लॉन्च नहीं की और ढिलाई क्यों बरती, ये जांच का विषय है। क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच कर रही है। कुछ और तथ्य जो सामने आए हैं, जैसे मैंने आपको ये कहा कि गोलियां कहां गई अगर गोलियां चली हैं। अब अगर आप डॉक्टर्स की मानेंगे जिन्होंने इन्हें ऑपरेट किया, जिन्होंने महक को ऑपरेट किया, जिसकी मौत हो चुकी है, अगर उस बच्चे की बात भी की जाए तो जिसे ऑपरेट किया गया वहां से भी गोलियां रिकवर नहीं हुई कि भाई कोई एक गोली तो निकलती। उन्होंने भी कहा कि ऐसा लगता है कि धारदार हथियार से, चाकू से या छुरा घोंपा गया है जिससे इनको जख्मी किया गया है। और उन्होंने कहा कि हम बार बार इनको ये पूछ रहे थे कि हमें ये बताइए आपके आखिरकार क्या हुआ, आपके साथ हुआ क्या, क्या गोलियां चली, क्या किसी ने आपके ऊपर हमला किया। तो उन्होंने कहा कि बार बार ये की बात बता रही थी कि ऐसे ऐसे हम एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने हमें हिट किया, हम सरिये पर जाकर गिरी और इस सरिये के कारण जो हमें ये जख्म लगे हैं। जाहिर सी बात है डॉक्टर्स बड़े काबिल और लायक लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो ये कहानी लग रही थी, हमें लग रहा था कि इसमें कोई सच्चाई, कोई सदाकत नहीं है। लेकिन अब ये कहानी भी आ रही है कि जी उनमें से 3 लड़कियों में से जो कहानी सामने आ रही, सूत्र ही बता रहे हैं कि शायद उनमें से जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया है, जिसे डिटेन किया गया, गिरफ्तार तो नहीं डिटेन किया गया है, शायद उन्होंने ये कहा कि गोलियां चली। तो अगर गोलियां चली तो वो गोलियां गई कहां, बुलेट्स गए कहां? क्या 3 घंटे के अंदर अंदर जब वो जेके मेडिसिटी पहुंचे हैं, क्या ये संभव है कि इतनी बड़ी सर्जरी हो सकती है? डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर 10 से 12 गोलियां चली हैं और उनमें से अगर 2 या 3 गोलियां भी इन लड़कियों को लगी हैं तो उन्हें रिमूव करने में, उन्हें बॉडी से निकालने में जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, लंबी चौड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। ये कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद और आगे पड़ताल जब बढ़ी तो हमने कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की कि अगर 21 तारीख को यह हुआ
तो 22 तारीख को पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेकर इस मामले में इंक्वेस्ट क्यों नहीं शुरू की? मामला वही कि तीनों जो लोग जख्मी हुए थे वो कंसिस्टेंटली ये बात कह रहे थे कि सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में हमारे साथ ये कुछ हुआ। अब जाहिर सी बात है, सड़क हादसा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी पुष्टि जाहिर सी बात है जब लड़की की सर्जरी मुकम्मल होगी, वो कोई बयान देगी, वो किसी पर आरोप लगाती, तो फौरन इस मामले में पुलिस पड़ताल कर सकती है। ये सूत्रों का बताना है। उसके बाद मामला कहां पहुंचा, अब आप पुलिस की कहानी सुनिए। उनका कहना है कि जी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जब उन्होंने बताया तो मामला यहीं पर जाकर जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, और चूंकि वो फोर्थकमिंग नहीं थे, और उसके बाद डॉक्टर्स भी जेके मेडिसिटी में कह रहे थे कि जिस लड़की को बहुत ज्यादा जख्म लगे हुए हैं वो अभी बयान ठीक तरीके से नहीं दे सकती है, तो इसके चलते इसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मानते हुए वो ये कहते हैं, पुलिस के जो सीनियर बड़े रिटायर्ड ऑफिसर वो कहते हैं ढिलाई बरती गई इस मामले में। उसके बाद यूं हुआ कि अब 21 तारीख हो गई, तो 29 तारीख को जब महजबीन की मौत होती है उसके बाद मामला बनता है कि इनकी माताश्री पुलिस के सूत्रों के मुताबिक चाहती हैं कि बिना पोस्टमार्टम के उनको उनकी बेटी दे दी जाए ताकि वो अपनी बेटी को बॉम्बे ले जाकर उनका कफन दफन करें। अब जब वो ये बात करती हैं तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया से उनको गुजरना है। अब कानूनी प्रक्रिया यह है कि ये पावर तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। मामला पहुंचता है जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिला एडमिनिस्ट्रेशन चिट्ठी मांग करती है पुलिस को, पुलिस चिट्ठी मांग करती है छन्नी थाने को, थाने में जब ये चिट्ठी पहुंचती है तो इस चिट्ठी के पहुंचने के बाद इनकी माताजी भी वहां जाती है और वो कहती हैं कि जी आप हमें ये चिट्ठी आपके पास है, हमें इजाजत दीजिए ताकि हम अपनी बेटी को ले जा सके। वहां पर फिर एसएचओ उस समय के छन्नी हिम्मत दीपक पठानिया का रोल आता है कि वो इस मामले में इंक्वेस्ट इनिशिएट करवाते हैं, और उनके ये पुलिस की कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये कहानी मैंने जो पड़ताल की उसमें निकल कर नहीं, पुलिस ने कहा कि उसके बाद हमने पड़ताल शुरू की, और जब हमने पड़ताल शुरू की, चूंकि लड़कियां कंसिस्टेंटली एक ही बयान दे रही थी कि रोड सड़क हादसा हुआ है और ये सारा मामला सड़क हादसे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पड़ताल को हम आगे बढ़ाते तो कैसे आगे बढ़ाते, कोई आरोप लगाता, कोई कहता कि मर्डर हुआ है, कोई कुछ कहता, तो फिर हम इसको आगे बढ़ा सकते। पर आप जानते हैं कि जब आप पुलिस की भाषा में इसको कहें, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी अगर है तो गंभीर मामला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा जब डॉक्टर्स ने कह दिया जेके मेडिसिटी में कि धारदार हथियारों से हमला किया गया है, और संभवतः कुछ ने तो मुझे यहां तक का शायद फायर आर्म इंजरी भी लिखी है, लेकिन इसकी पुष्टि किसी ने नहीं करी। इस बात की पुष्टि जरूर हुई है कि गोलियां नहीं मिली हैं, एक भी बुलेट इस मामले में रिकवर नहीं हुई है, ये जानकारी मुझे जरूर मिली। और अगर रिकवरी कहीं हुई भी है बुलेट्स की, तो अभी तक ना तो पुलिस के सूत्र उसको कंफर्म कर रहे हैं ना अन्य सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। डॉक्टर्स तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहां तक महजबीन का ताल्लुक है, उनकी बहन का ताल्लुक है, जो दोनों जख्मी बहुत बुरे तरीके से थी, तो महजबीन के जिस्म से तो कोई बुलेट हमको नहीं मिला। और उसके बाद जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं है, फाइनल होने में समय लगेगा, विसरा और अन्य कई और चीजें होनी है, लेकिन सूत्रों ने यह बताया कि जो इनिशियल प्राइमरी जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें इस बात पर तो डॉक्टर्स जो फॉरेंसिक साइंस के हैं बाकी, वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि महजबीन की बॉडी से कोई बुलेट नहीं मिला है, और ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला करके, बार बार हमला करके जो है इन्हें बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया गया था। उसके बाद जब ये एडमिट हुई, इन्हें सेप्सिस हुआ, और सेप्सिस के कारण उसके बाद इनकी मौत हुई। तो अब ये महजबीन को लेकर कहानी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि 29 तारीख को ये कहानी साफ, और उसके बाद ये जो 29 अगस्त की कहानी, इसी कहानी को कॉर्पोरेट करते हैं वहां के लोग। जब आप उनसे भी पूछते हैं तो वो भी आपको ये बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए, बाकी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस जो है वो 29 अगस्त के बाद ही सैनिक कॉलोनी में नजर आना शुरू हुई, और 3-4 तारीख को पुलिस ने वहां से सीसीटीवी फुटेज भी लिया है। तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है 29 तारीख के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज मिला उसके बाद एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। अगर दो व्यक्ति जैसे अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये, अब जो थोड़ी बहुत नवीन के बारे में मैंने जानकारी जुटाई है, एक बात तो बिल्कुल साफ पता चली है कि नवीन एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, घर घराना नवीन का ठीक ठाक है, और ये भी
कि वो जम्मू के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि जम्मू के बाहर के एक जिले के रहने वाले हैं। और ये भी कि उनका अपना एक बड़ा भरा पूरा और सुखी परिवार है, ये उनके बारे में जानकारी जुटी है। अब वो जो उन्होंने अपने आप को लेकर कहा है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं, मेरा एक क्लिनिक है और मैं उस क्लिनिक को चला रहा हूं, हमने जो फिजियोथेरेपी की एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे भी बात की, और कुछ अन्य जो लोग जम्मू में, या जो लोग इस फिजियोथेरेपी एसोसिएशन को हेड यहां पर जम्मू में रन करते हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि जहां तक नवीन का ताल्लुक है, ये हमारी किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए नहीं है। हमको नहीं पता ये कहां रन कर रहे थे, कौन सी क्लिनिक रन कर रहे थे, ये किनके साथ जुड़े हुए हैं, ये हैं भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए या नहीं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब हमने कोशिश की थी कि नवीन के परिवार से बात की जा सके, उनके जानने वालों से बात की जा सके। तो जब आप इनके इलाके में जाते हैं जहां जम्मू में ये रहते हैं, तो इलाके के लोग नवीन को लेकर ये कहते हैं कि स्वभाव से बिल्कुल अच्छे, और कोई हमें ऐसी चीज इनके अंदर नजर नहीं आई कि इस तरह के किसी प्रकरण में ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी चीज ये भी सामने आई है कि जहां तक इनका ताल्लुक है, तो वहां जो उनकी एक्टिविटी है उस घर के अंदर भी, आप सोचिए, आपने दुनिया को कह रखा है कि ये मेरा क्लिनिक है, लेकिन वो क्लिनिक नहीं है बल्कि घर है। और घर के अंदर 3 महिलाएं रहती हैं, और एक वहां पर कुक रहता है, और एक वहां पर ये नवीन आते जाते हैं वहां पर। तो नवीन वहां पर रहते नहीं थे। जब हमने वहां मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने कहा वो रहते थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, जिस आदमी का अपना घर, अच्छा खासा बड़ा अच्छा खूबसूरत घर जो है वो जम्मू के एक अलग इलाके में है, उस आदमी को आखिरकार अपना घर छोड़कर वहां रहने की जरूरत क्या पड़ी। और उसके बाद ये भी कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो वहां पर नजर नहीं आते थे, बल्कि और वहां पता ही नहीं, मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हमने कभी कोई एक्टिविटी इस घर के अंदर नहीं देखी। अब वो 3 लड़कियां इस घर के अंदर पहुंची कैसे, क्यों पहुंची, किस लिए पहुंची, और कौन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल देखिए, ये इतना रेलेवेंट अब इस समय नहीं है कि लेक्यूनाज और कमियां क्या क्या है, छोड़ दीजिए। मामला नंबर 1, एक कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो इतना ताकतवर था, जो घर के अंदर घुसा, और 5 लोग घर के अंदर मौजूद हैं, 3 महिलाएं 2 पुरुष, और 5 लोगों की मौजूदगी में वो 3 लोगों को बुरी तरीके से जख्मी करता है। और अगर डॉक्टरों की मानी जाए, धारदार हथियार से जख्मी करता है, पिस्टल का इस्तेमाल नहीं करता, गोली नहीं चलाता, और उसके बाद वो आदमी जो है गायब हो जाता, उसका आता पता कोई नहीं मिलता। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, जिस समय ये तीनों लोग जेके मेडिसिटी में पहुंचे, किस अवस्था में पहुंचे हैं, हालत क्या थी उस समय, कौन से वुंड्स लगे हुए थे, स्टिचेस क्यों लगे, और स्टिचेस लगने के बाद ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि ये लामा लेकर वहां से निकले और मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। और अगर ये एस्कॉम्स गए थे तो अस्पताल के अंदर क्यों नहीं घुसे, बार बार से वहां से ये निकलकर सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू क्यों पहुंचे। तीसरा बड़ा सवाल ये कि जब इस पूरे प्रकरण को आप देखते हैं, तो आप एक बात को लेकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं ने 2 तरह के बयान 2 जगह क्यों दिए। इन्होंने, जब इनसे जेके मेडिसिटी में पूछा गया एक्सीडेंट कहां हुआ, तो पता चला सिद्रा में, और जब इनसे पूछा गया एक्सीडेंट कहां हुआ जीएमसी में, तो इन्होंने वहां पर कहा है, जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, यह गलत हो सकता है इसके साथ कोई मैनिपुलेशन की गई हो, ये तो पुलिस जाने, ये महिलाएं जाने, और क्राइम ब्रांच की जो पड़ताल है उसमें निकल कर आएगा कि सत्य किसने बोला। ये जब वहां गए हैं तो जमींदारा ढाबा, वहां पर एक्सीडेंट हुआ, सरिये के ऊपर हम लोग गिरे, ये सारे जख्म जो हमें लगे सरिये की वजह से लगे हैं, ये सब बोलने की इनको जरूरत क्यों पड़ी, ये भी पड़ताल का विषय है। उसके बाद नवीन बख्शी, जिनके पास शहर के बीचों बीच घर है, जहां पर वो बेहतरीन क्लिनिक रन कर सकते हैं, उन्हें आखिरकार सैनिक कॉलोनी जाने की जरूरत क्या पड़ी, और सैनिक कॉलोनी में जो उन्होंने घर लिया है, उस घर का इस्तेमाल वो किस चीज के लिए कर रहे थे। क्या वहां पर जो इनकी कहीं पर भी क्लिनिक है, क्योंकि देखिए जानकारी कोई नहीं है क्लिनिक को लेकर, स्पा सेंटर था, क्या था, कोई पता नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति आकर कोई सबूत दिखाए कि कहां क्लिनिक था, क्या क्लिनिक था, कैसा था, वो कोई जानकारी तो मिली नहीं। अगर कोई क्लिनिक इनका था, तो क्या ये महिलाएं वहां पर काम करती थी और रहती इस घर में थी। अगर वो इस घर में रहती थी, तो नवीन ने जिस समय ये घर लिया, तो ये क्यों कहा कि यहां मैंने फिजियोथेरेपी सेंटर चलाना है, जबकि वहां कोई फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं था। वहां
किसी की फिजियोथेरेपी नहीं होती थी। और मोहल्ले के लोगों ने जब कभी नवीन से पूछा कि भाई आप हमारे घर में आइए, हमारा पेशेंट है, आप उसकी फिजियोथेरेपी करिए करिए, तो उनने क्यों कहा कि भाई हम घर किसी के नहीं जाते, जबकि अगर वो वहां रहते थे, मोहल्लेदार थे, तो ये तो आप समझते हैं कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो और आप कोई क्लेम करें कि जी मैं ये हूं, तो आप उस क्लेम को सब्सटेंशिएट भी करेंगे। आप उस क्लेम को सब्सटेंशिएट करने के लिए जो है वहां मोहल्ले के लोगों की मदद करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उस इस मकान में, जिस मकान में नवीन रहते थे, सामने जो लाइट थी वो आखिरकार हर 2 दिन के बाद जो खराब क्यों होती थी, वजह क्या थी, ये सारी चीजें पड़ताल का विषय है। क्राइम ब्रांच जब सिरे से सिरा जोड़कर जो है चीजों की पड़ताल करेगी और सारी चीजें, सारे तथ्य सामने आएंगे, पता चल जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, उसके बाद मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि इस मामले में कि ये जो मेहजबीन है, इनका शव लेकर जब यहां से एम्बुलेंस मुंबई गई है, तो 60,000 रुपया उसे जो है किराया जो है वो किसने दिया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये किराया भी नवीन बख्शी ने दिया, ये उन्होंने कहा है। ठीक है जी। अब ये किराया जो दिया 60,000 रुपया, वहां पहुंचे और मैंने कहा जी घर परिवार कैसा था उनका, तो उन्होंने कहा जी घर परिवार बहुत अच्छा था। जाहिर सी बात है, ड्राइवर कहीं जाते हैं तो देख लेते हैं कि भाई घर परिवार। उन्होंने कहा जी घर परिवार बहुत अच्छा था, मैं वहां खुद गया तो मैंने उनका शव जो उनके परिवार के हवाले किया, उनके परिवार के लोग भी आए थे और जहां हमने छोड़ा वहां पर भी हमने देखा कि बिल्कुल सारी चीजें ठीक ठाक थी। अब ये सारी जानकारी जो है, ये सब अभी तक जो पुलिसकर्मियों से बात करके, ये जो अस्पतालों के जिम्मेदार है उनसे बात करके सारी चीजें सामने आई हैं। और इसमें जाहिर सी बात है, एमएलसी को लेकर जो प्रिवेसी की बात जेके मेडिसिटी वाले कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, वो कानूनन उनको इख्तियार है उस चीज का कि वो एमएलसी की रिपोर्ट किसी के साथ ना शेयर कर, वो अलग बात है। जब आपको परेशानी बढ़ती है तो फिर आप व्हाट्सएप पे खुद उसको लीक कर देते हैं, लेकिन फिलहाल उनको लगता है कि इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया के जरिए जाएंगे और इस तरीके से हम इस रिपोर्ट को अपने पास रखेंगे, तो उनको हक है वो रख सकते हैं। और जहां तक जर्नलिस्टों का ताल्लुक है, तो वो एक आरटीआई में एप्लीकेशन डालकर इस रिपोर्ट की कॉपी जो है एमएलसी सेक्शन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है वहां से ले सकते हैं, पर उसमें बताना पड़ेगा उनको कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कौन सा इन्वॉल्व है, उस पब्लिक इंटरेस्ट को बताकर वो आप कॉपी ले सकते हैं। तो ये अभी तक की पड़ताल है। अब इस मामले में चूंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और सबसे टॉप लेवल से जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर किया जा रहा है, और ये पुलिस की नाक का विषय भी बन गया है। क्योंकि इसलिए नाक का विषय बन गया है क्योंकि इसमें बड़े गंभीर आरोप जो है वो पुलिस के ऊपर लग रहे हैं। हालांकि अब अगर इस, जैसे मैंने आपको कहा कि 29 तारीख को पुलिस की कहानी को ही अगर हम सच मान लें, तो उसके बाद वाकई बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करके इस डेथ के कॉज को प्रोब करने की कोशिश की कि भाई क्या मामला है। पोस्टमार्टम के लिए बाकायदा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मजिस्ट्रेट मौजूद था मौके पर, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सारे का सारा ये पोस्टमार्टम हुआ। ठीक है जी। तो ये चीजें भी पुलिस ने अपनी तरफ से की हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। और उसके बाद सस्पेंशन का ऑर्डर आना, और सस्पेंशन के ऑर्डर के आने के बाद इस मामले को क्राइम ब्रांच के हवाले करना, और अब जो पड़ताल चली है, इस सारी पड़ताल के मुख्य केंद्र बिंदु, पहली बात तो ये कि मर्डर किसने किया, कारण क्या है मर्डर का, और सबसे इंटरेस्टिंग इस मामले में यह रहेगा कि कहा यह गया और शोर यही था कि गोलियां चली, लेकिन ये गोलियां गई कहां, ये बड़ी जांच का विषय है। और इस बड़ी जांच के मामले में बड़े लोग हैं जिनके ऊपर गाज गिरने की संभावना है। इसमें ये बात समझ लीजिएगा, ये सबसे पहले कहां गए, किधर सबसे पहले ये तीनों लोग ले जाए गए, वहां क्या प्रकरण हुआ, उस पर भी पुलिस की, क्राइम ब्रांच की बड़ी पैनी नजर होगी हर एक। क्योंकि अब ये मामला कोई आम खाम मामला रहा नहीं, तो समझ लीजिए कि इस मामले को हाईएस्ट ऑफिसर्स जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई इस मामले में आखिरकार हुआ क्या, और ये जो महिलाएं थी ये आखिरकार वहां कर क्या रही थी, नवीन और सुरेंद्र पाल का इसमें रोल क्या है उसकी भी। क्योंकि देखिए, अभी तक आप किसी भी चीज को लेकर कोई कंफर्मेटरी बात कहे वो कह नहीं सकते। आप लोगों से पूछेंगे यहां क्या होता था, तो सामने वाली साइड से उस घर में रहते हैं, तो आपको सब लोग कहेंगे जी हमने तो कुछ देखा नहीं। लेकिन आप बैक पिछली वाली साइड चले जाते हैं जहां से छोटा दरवाजा है इसी घर का, सैनिक कॉलोनी में,
तो लोग आपको कहते हैं जी हम तो एक्टिविटी देखते थे, लोग आते जाते रहते थे यहां पर, लेकिन क्यों आते जाते रहते थे, इसको लेकर कोई कंफर्मेटरी, कोई पुख्ता बात जो है वो वहां पर किसी ने भी नहीं कही। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये कहना कि पुलिस के पास चीजों की जानकारी नहीं रहती, ऐसा नहीं। पुलिस के पास पर्याप्त जानकारी सभी चीजों की रहती है। एजेंसियों के पास सारा डाटा मौजूद रहता है। तभी जब थोड़ा टाइट नट कहीं से टाइट होते हैं तो फौरन चीजें 2 4 5 10 दिनों के अंदर अंदर जो है सामने आ जाती हैं। तो इस मामले में भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल और बड़ी ताकतवर टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में निकल कर क्या आता है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये सारा प्रकरण मैंने आपको बताया कि संभवतः ये एक बड़ी सबसे बड़ा सवाल जो इसमें है कि अगर इन तीनों में से या इनकी जो माताजी बाद में सामने आई हैं, कोई एक व्यक्ति भी ये कहता कि जी हम 21 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ 22 को हम पुलिस के पास गए और पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, तो मामला गंभीर होता। 23 को हम पुलिस के पास गए, हम पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, तो मामला गंभीर होता। लेकिन जब उसी लोकेलिटी में रहने वाले दाएं और बाएं, सामने और पीछे रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमको भी नहीं मालूम था तब तक कि इस घर के अंदर क्या हुआ है, जब तक कि पुलिस वहां नहीं पहुंची और पुलिस वालों ने दरवाजे पे दस्तक देकर ये नहीं कहा कि अगर आपके सीसीटीवी में कोई फुटेज है वो फुटेज हमको दीजिए। तब तक हमें भी कोई जानकारी नहीं थी। अब जब दाईं तरफ वाले घर वाले को कुछ पता नहीं, बाईं तरफ वाले घर वाले को कुछ पता नहीं, और उसके बाद कहानी आगे बड़ी पहुंची जाके जेके मेडिसिटी में, वहां पर कहा गया कि जी हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ है। जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां पर भी कहा कि हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ, हम सरिये के ऊपर गिर गए। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सरिये के ऊपर गिरने वाली जो कहानी है, ये कोई 15 बार इन्होंने लड़कियों ने रिपीट करी है, जो डॉक्टर्स ने बताया कि भाई हमारे साथ जब भी हमने, क्योंकि डॉक्टर्स तो पूछते, उनने पूछा भाई ये कैसे आपको जख्म लगे, तो उन्होंने कहा जी हम सरिये पर गिरे तो ये जख्म हमें लगे। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि हमें कतन भी ये नहीं लग रहा था कि ये कोई मामूली मामला था, हमें हर समय लग रहा था कि कोई गंभीर मामला है। लेकिन चूंकि परिवार के लोग ये बता रहे थे, वो लड़कियां यही सब बता रही थी, तो वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू बिलीव देयर स्टोरी। और कहानी भी यही है। आप अस्पताल जब पहुंचते हैं, गोली लगी हो और आपकी बॉडी से बुलेट रिकवर हो, तो समझ लीजिए कि डॉक्टरों ने फौरन पहुंचना है पुलिस के पास कि जनाब गोली मिली है। लेकिन बुलेट अगर नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर एक और बात समझ लीजिएगा कि वो एक पब्लिक प्लेस है, वहां हर एक के पास कैमरा होता है, वहां 50 समाज सेवक ऐसे घूम रहे होते हैं कि आप थोड़ा सा भी ए से बी, बी से सी करेंगे तो फौरन बाहर खबर आ जाएगी, डॉक्टर साहब ने ये कर दिया, फौरन बाहर खबर आ जाती कि जनाब ये था तो ये बता दिया गया। और उसके बाद बहुत सारे यंग और नए डॉक्टर्स जो आए हैं या बड़े सारे पीजी हैं, तो उनके दोस्त हैं पत्रकार, पुलिस वाले, तो वही बाहर किसी को बता देते हैं कि जनाब ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंसिस्टेंटली क्यों वो इस बात को छुपाना चाहते थे कि कोई बहुत बड़ा हंगामा जो है वो उस घर के अंदर हुआ है, वहां चाकू चला है, छुरा चला है, अगर गोली चली है तो बुलेट्स गए कहां, चाकू और छुरा अगर चला है, सवाल ये होता कि 5 लोग अंदर हैं, एक आदमी जो सीसीटीवी फुटेज बताती अंदर घुसा और उसने इतना सब कुछ कर दिया और 5 लोग उसको ओवरपावर नहीं कर पाए, ये कहानी हजम नहीं होती, गले के नीचे नहीं उतरती। पिस्तौल लेकर भी अगर एक आदमी किसी घर के अंदर घुसता है और 5 लोग घर के अंदर हैं और वो इतना कामयाब होता है कि वो 3 को जख्मी करता है और 2 के साथ छेड़छाड़ तक नहीं होती और 2 को मामूली से जख्म तक नहीं लगता, ये कहानी फिर गले से नीचे नहीं उतरती। इसीलिए इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है और बहुत बड़ा एक, यूं कहिएगा कि बहुत बड़ा मामला है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। पड़ताल करके जब इसके परतें जम्मू कश्मीर पुलिस खोलेगी तो मुझे उस सिदरा वाला मामला याद आता है, जिस ब्लाइंड मर्डर के मामले में एक पूरा परिवार खत्म कर दिया था एक व्यक्ति ने, और खुद भी मर गया था। और आपको याद होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस वक्त एक लंबा समय लगाया और फाइनली ये कंक्लूड किया कि मारने वाला भी अंदर ही था और मरने वाले भी अंदर ही थे। तो ये बेसिकली मामला वहां था। लेकिन इस मामले में कौन था वो जो इतना ताकतवर आदमी था कि 5 लोग उसको उसके ऊपर काबू नहीं पा पाए? क्योंकि देखिए, अगर पिस्टल हाथ में तो समझा जा सकता है काबू करना मुश्किल है, लेकिन अगर चाकू छुरे का मामला है, क्योंकि देखिए अभी तक तो यही कहा जा रहा है धारदार हथियार, अभी तक तो यही कहा जा रहा है छुरा, ठीक है जी, अगर धारदार हथियार था
तो फिर एक आदमी इतना ताकतवर था कि उसने इतने सारे 3 महिलाओं को ही जख्मी किया, 2 पुरुषों को छोड़ दिया। डू यू थिंक, आपको भी लग रहा होगा इट डजंट मेक एनी सेंस? तो इफ इट डजंट मेक एनी सेंस, और उसके बाद चूंकि मैंने आपको कहा कि इट हैज बिकम हाई प्रोफाइल ऑल्सो बिकॉज घर किसका था, प्रॉपर्टी किसकी थी, वो चीजें भी इसके साथ जोड़कर जो उन सबको चीजों को भी देखा जा रहा है। मगर द हाईएस्ट लेवल्स, और जम्मू कश्मीर पुलिस के वो जवान भी और ऑफिसर्स भी जो इस समय केस में काम कर रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी मेटिकुलस अबाउट दिस, बिकॉज कोई भी चीज जो आप सामने लाएंगे उस चीज पर भी बड़े सारे सवाल होंगे। सो यू हैव टू बी डबली केयरफुल, और जब आप सारी चीजें सामने अनरेवल करें, इट एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय कंक्रीट एविडेंस, क्योंकि इस मामले में सिर्फ पुलिस की छवि नहीं बल्कि इस मामले में पूरे सिस्टम की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो सामने इस प्रकरण को लेकर पुलिस के हवाले से, डॉक्टरों के हवाले से, जेके मेडिसिटी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके हवाले से, और जो जहां ये घर है उसके हवाले से चीजें सामने आई हैं। लेकिन मैंने आपको सबको लेकर एक सारी चीज आपके सामने रख दी कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये कोई मेडिकल सेंटर नहीं था, ना ये मकान स्पा सेंटर था, ना ये मकान फिजियोथेरेपी सेंटर था। कोई सेंटर वहां पर नहीं चल रहा था। ये रहने के लिए घर लिया गया था, जो जानकारी हम जुटा पाए हैं। और यह 3 महिलाएं कब आती थी, कब जाती थी, इसकी जानकारी मोहल्ले वालों को भी नहीं, और वो वहां तीनों क्यों रहती थी इसकी भी कोई जानकारी किसी को नहीं है। और उसके अलावा इतना ही नहीं, बल्कि ये 3 महिलाएं क्या इसी मकान में रहती थी या इसी पीरियड के दौरान ये कहीं दाएं बाएं भी गई हैं, वो जानकारी भी पुलिस जो है वो बड़ी मेहनत के साथ जुटाने में लगी हुई है। तो इस केस से जुड़ा हुआ और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा आपसे जरूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक की ये जानकारी वो है जो हमने अपने सूत्रों से, जो रिपोर्ट्स अभी तक तैयार हुई हैं या जो डिटेल्स अभी तक अलग अलग जगहों पर पहुंची हैं, उन सारी चीजों को कॉर्पोरेट करके सारी चीजें हमने आप तक पहुंचाई हैं। कोशिश सिर्फ ये कि इस मामले में जो पड़ताल हो रही है उस पड़ताल पर भी नजर रहे और आप तक पहुंचाते रहें, और जो कुछ हमें हमारे सूत्रों, हमारे सोर्सेज, हमारे दोस्तों के हवाले से हम तक पहुंचता है वो भी आप तक पहुंचाएं।